हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं आप लोग का मैथ का सेट 1 जो आप लोग का जारी हुआ है JCERT द्वारा, यानी झारखंड बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है क्लास 9 का फर्स्ट टर्म, उसमें ये आप लोगों को काफ़ी मदद करेगा और इससे काफ़ी सारे सवाल भी दोस्तों एग्जाम में जरूर आएंगे। हर एक क्वेश्चन को समझ लीजिए कैसे बन रहा है, ताकि इससे संबंधित अगर कोई भी सवाल पूछे तो एग्जाम में बन जाए। केवल आप लोगों का जो मॉडल पेपर होता है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे काफ़ी सवाल पूछा जरूर जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल है। और जितने सारे विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो आप लोग देख पाएँ, तैयारी कर पाए, हर एक अपडेट आप लोग को सही मिल पाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो दोस्तों परिमेय संख्या कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में होती है वो परिमेय संख्या होती है। मतलब सर, मतलब देखिए कोई भी संख्या 2 हम लिखे, ये 2 मतलब क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 2/1 है तो ये परिमेय संख्या है। 3/4 क्या है, परिमेय संख्या है। मतलब कोई भी जो P/Q के रूप में है वो परिमेय संख्या होती है। तो देखिए पहला ही ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा 3। सर 3 क्यों, ये तो P/Q के रूप में नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 3 है। अभी हम बताएं आपको 3, तो 3 मतलब क्या, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 तो हो गया ना P/Q के रूप में। तो सर ये भी तो है। तो देखिए कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर में रहता है और उसका पूरी आप लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। भैया 10√3 दिया हुआ है, आप √3 का कभी पूरा वर्गमूल निकाल पाएंगे, नहीं पाएंगे, तो ये नहीं होगा। पाई तो परिमेय संख्या है ही और इनमें से कोई नहीं होगा, नहीं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है। दोस्तों 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा इनमें से क्या होगा। हमेशा जब 2 परिमेय संख्या दोस्तों गुना करेंगे, 2 परिमेय संख्या तो हमेशा वो परिमेय संख्या ही देगा आपको, ठीक है। 2 परिमेय संख्या जब गुना करेंगे तो परिमेय संख्या, मान लीजिए 3 परिमेय संख्या, 2 भी परिमेय संख्या, गुना कीजिएगा तो 6 मिल जाएगा, क्या परिमेय संख्या ही हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या ही होगा। नेक्स्ट, 0 किस प्रकार की संख्या है। तो याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, 0 एक प्रकार का परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम लोग 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इट इज रेशनल नंबर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है और वास्तविक संख्या होती है। देखिए सबसे पहले प्राकृतिक संख्या तो कट गया, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, वो परिमेय संख्या है, मतलब ये ऑप्शन तो कट गया। अपरिमेय संख्या तो होगा नहीं, क्योंकि परिमेय होगा तो अपरिमेय कैसे हो जाएगा। बात करते पूर्ण संख्या का, ठीक है, और वास्तविक संख्या। तो देखिए वास्तविक संख्या में क्या होता है, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, मतलब कोई भी संख्या है वो आपका वास्तविक संख्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए 3/2 निकालिए, ये भी वास्तविक संख्या है। 4 लिखिए, ये भी वास्तविक संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब जो पूरी संख्या होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या, 0 से 1 2 3 4, ये पूर्ण संख्या होता है। तो देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, वो वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। वास्तविक संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर ही बना होता है। परिमेय संख्या जितना सारा हो, जितना सारा परिमेय संख्या, सभी को मिला करके वास्तविक संख्या होता है। मतलब हम कह सकते हैं जितने सारे परिमेय संख्या वो क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग का है 3 तथा 4 के बीच में निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो देखिए 3 और 4 के बीच में सभी को देख लीजिए, भाग दे के आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी को भाग दीजिएगा तो आएगा 3.33 जो आएगा, जो कि 3 और 4 के बीच में हो रहा है, मतलब ये वाला आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। 3 आता रहेगा, तो जब भी पॉइंट का संख्या का रिपीट हो रहा है ना तो परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब बोलिएगा सर इसमें से 11/4 नहीं होगा, तो 11/4 तो परिमेय संख्या है, पर भाग दीजिएगा तो ये 3 और 4 के बीच में नहीं आएगा। हमको पूछा है 3 और 4 के बीच में। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, यदि 64 के पावर x बराबर 8 है तो x क्या होगा। तो देखिए 64 के पावर x है, इस टाइप का लिखा हुआ है, 64 के पावर में x बराबर लिखा हुआ है 8। इसका वैल्यू नहीं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 64 को 8 का स्क्वायर और के पावर में कितना है x और बराबर 8। अब 8 का स्क्वायर है तो यहाँ लिख सकते हैं 8 और यहाँ 2 × x 2x हो जाएगा, 8 के पावर में 2x और बराबर 8। तो भैया यहाँ पर 8 के पावर में 2x, यहाँ 8 के पावर में कुछ नहीं मतलब 1, तो नीचे सेम हो गया, मतलब ऊपर वाला क्या हो जाएगा, बराबर। मतलब 2x बराबर हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, मतलब हम 2x बराबर लिख सकते हैं 1, 2x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो गया फाइनल आंसर हम लोग का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 7 नंबर क्या बोल रहा है, इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद, एक चर में बहुपद कौन है। तो एक चर में या जिसमें एक चर वाला, सिर्फ एक ही चर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 चर है, x और y, इसमें भी 2 चर है, तो एक चर वाला बहुपद कौन दिख रहा है आप लोग को, एक चर वाला बहुपद ये दिख रहा है,
2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। एक चर मतलब क्या, एक्स वाई जेड ये सारा चर होता है, लेकिन एक चर पूछा है तो यहाँ पर सिर्फ एक चर वाला क्या हो जाए, एक्स वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुपद का 2x प्लस इतना शून्यक पूछा है। तो दोस्तों याद कर लीजिए, जब भी आपको शून्यक निकालने बोलेगा ना, बस उतना बराबर 0 पुट कर दीजिए। कैसे सर, तो ऐसे देखिए 2x प्लस 6 का बोला है तो इतना बराबर 0 लिख सकते हैं। तो सर 2x बराबर हम लोग लिख सकते हैं, तो इधर +6 उधर जाके क्या हो जाएगा -6। मतलब सर इधर -6 है तो -6 लिख दिए, और इधर 2 जो है वो इस x के साथ गुना में था, इधर क्या हो जाएगा बटा में होगा जाएगा। मतलब 2 को काटेंगे हम किससे, 3 से, 2 या 6 हो जाएगा, मतलब -3 आ रहा है, तो -3 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुपद x के पावर 4 - 3x स्क्वायर -5 का घात है। तो दोस्तों घात मतलब होता है जिसके पावर में सबसे ज़्यादा होता है वही घात होता है, मतलब जिसके माथा में ज़्यादा होता है। मतलब जिस माथा में क्या है सबसे ज़्यादा, तो x के माथा में सबसे ज़्यादा 4 दिख रहा है, मतलब इसका घात भी हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि px बराबर x - 1 हो तो p 0 का मान निकालिए। कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 0 बैठा दीजिए, ठीक है। तो px है तो यहाँ हम 0 बैठा दिए। अब बराबर x - 1 मतलब 0 - 1, और 0 में 1 घटाइए तो क्या आएगा, -1 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बस समझ लीजिए कैसे बनेगा, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन तो बना लीजिए, इसलिए मैं समझा रहा हूँ और समझ लीजिए। अगर अभी भी कोई भी बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है तो इसको देखकर समझ सकता है कि हाँ कोई सवाल कैसे बन रहा है, और ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा, अलग नहीं हो सकता है यहाँ पर डाटा चेंज कर दे, सवाल तो ये इसी टाइप का रहेगा ना। तो आप समझ जाते हैं दोस्तों, तो कोई भी सवाल आप बना लीजिएगा, समझे जी सर, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 11 नंबर, 2x³ - 5x स्क्वायर - x + 3 में x स्क्वायर का गुणांक क्या है। x स्क्वायर का गुणांक मतलब यहाँ पे जहाँ x स्क्वायर है उसमें x स्क्वायर के साथ गुना में क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग x स्क्वायर के साथ गुना में क्या है, -5 है ना, तो सही आंसर -5 हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर, यदि किसी बहुपद px बराबर x के पावर में 31 + 1 है को x - 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा। सर इतना बड़ा भाग देना पड़ेगा, अब लोग भाग दे के भी निकाल सकते हैं। देखिए जब आप लोगों को शेषफल निकालने बोलेगा तो कुछ नहीं, जिससे भाग दे रहे हैं उसको 0 कर दें। x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। अब ये जो 1 का वैल्यू आया ना, आप लोग जो उसको भाग दे रहे हैं उससे में रख दीजिए, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दीजिए। तो x के पावर में 31 मतलब 1 के पावर में 31 और +1, तो 1 के पावर में 31 क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अरे नहीं भैया, 1 के पावर में कुछ भी दे दीजिए, 1 ही आएगा। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, जो कि आप लोगों का 2 नंबर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है। द्विपद मतलब जिसमें 2 पद है, द्विपदी जिसमें 2 पद दिखता है। तो 2 पद किसमें दिख रहा है आपको, 2 पद सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आप लोग दिख रहा है इसमें सी नंबर में, बाकी सब में इसमें 3 पद है, इसमें 1 पद है, इसमें भी 3 पद है, तो द्विपदी है सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, एक गुणन दिया हुआ उसका गुणनखंड निकालना है, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल है दोस्तों, गुणनखंड जरूर सीख लीजिए, काफ़ी आप लोग का हेल्प करेगा आगे भी। तो क्वेश्चन x² - 9x + 14, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं कैसे, x² 14 को लिख सकते हैं 7 दूनी 14, तो -7x और -2x कितना हो जाएगा, -9x हो जाएगा, और प्लस में है 14, बस इसको आप कॉमन ले लीजिए, दोनों में x है तो x माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, -2 है तो फिर से x माइनस क्या हो जाएगा, वो 7 हो जाएगा। तो एगो हो जाएगा x - 7, ठीक है, और एगो हो जाएगा x - 2, हो गया x - 7 और x - 2 इज़ द परम सत्य उत्तर, 100% सही जवाब, इसको बढ़ा दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है आगे। आकृति एगो दिया हुआ आप लोग का, ठीक है, और इसको देखकर कुछ क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहला बिंदु बी का निर्देशांक पूछा है, तो आप लोग देख सकते हैं बिंदु बी कहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों, बिंदु बी आप लोग को दिख जाएगा यहाँ पर है, ठीक है। इसका निर्देशांक, तो जब भी निर्देशांक लिखते हैं दोस्तों याद रख लीजिए x, y के टर्म में लिखते हैं, मतलब सर मतलब पहले x का वैल्यू लिखेंगे फिर y का वैल्यू लिखेंगे। तो b में पहले x का वैल्यू लिखते हैं, x को कहाँ पे टच कर रहा है देखिए, तो x को टच कर रहा है सर -5 पे, तो हो जाएगा -5, और y कहाँ टच कर रहा है देखिए 2 पे कर रहा है, तो 2, तो -5, 2 हो जाएगा पहला वाला का आंसर, बिंदु बी का निर्देशांक। आगे बढ़ते हैं, बोरा निर्देशांक -3 को -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, मतलब x में -5 है और y में x में -3 है, y में -5। तो यहाँ देख लीजिए x में -3 कहाँ पर है, तो -3 यहाँ पर टच कर रहा है, और y में किसको टच कर रहा है, y में -5 को, तो -5 को यहाँ पर टच कर रहा है, मतलब ये वाला आपका लाइन आ रहा है, ठीक है। ये कहाँ ई हो गया, तो बिंदु ई आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, बोरा डी का भुज, भुज मतलब होता है दोस्तों x का मान, और कोटि मतलब होता है y का मान।
तो डी का भुज बोला और एच का कोटि बोला है। तो चलिए देख लेते हैं डी का भुज। तो डी कहाँ पर है दोस्तों, तो डी आपको दिख जाएगा यहाँ पर। डी का भुज मतलब एक्स अक्ष का मान कितना वहाँ पर, तो डी में देखिए एक्स अक्ष को कहाँ पर टच कर रहा है 6 में, तो डी का भी भुज हो जाएगा 6। और एच की कोटि बोला था, एच दोस्तों यहाँ पर है, एच वाई अक्ष को कहाँ पर टच कर रहा है, वाई अक्ष को कर रहा है कहाँ पर, तो -3 पर। देखिए ये वाला ना, तो -3 सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। वाई की कोटि -3 और डी का भुज 6। बढ़ते हैं आगे, चलिए देखते हैं क्या है। बिंदु M का निर्देशांक क्या होगा। बिंदु जो M है दोस्तों उसका निर्देशांक क्या होगा। काफ़ी अच्छा सवाल है, देख लीजिए। M दोस्तों जो आप लोगों का बिंदु दिख रहा है वो x अक्ष पर ही दिख रहा है, मतलब यहाँ पर x अक्ष का मान क्या हो जाएगा, ये y अक्ष का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर कोई बिंदु y x अक्ष में है तो वहाँ पर y अक्ष का मान 0 हो जाता है। और x का मान देखिए कहाँ है, x का मान दोस्तों यहाँ पर कहाँ पर टच कर रहा है, देखिए -3 में, तो हो जाएगा -3, 0 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया आप लोग का निर्देशांक ज्यामिति। आगे बढ़ते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को कहाँ कहते हैं, मतलब जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को धाएं धाएं काटते हैं, कहाँ पर काटते हैं, यहीं पर। इसको बोलते हैं दोस्तों कौन सा बिंदु, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। जी हाँ बिल्कुल, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। आगे देखिए क्या बोल रहा है, मतलब 20 का डी सही हो जाएगा। 21 नंबर, यदि 2,0 रैखिक समीकरण इतना का हल है तो एक का मान ज्ञात कीजिए। आपको वैल्यू दे दिया है 2,0 मतलब x का मान 2, y का मान 0, बैठाइए आंसर आ जाएगा। तो 2x, तो 2 गुना 2 प्लस 3y, तो 3 गुना y की जगह पे 0 बराबर k। ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 3 को 0 गुना 0 होगा बराबर k। तो k बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो k का वैल्यू 4 आ गया। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण मानक रूप है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप दोस्तों होता है एक्स वाई प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो बी नंबर को मारिए सही। नेक्स्ट देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है। 2 चर वाला दोस्तों रैखिक समीकरण होता है उसका ग्राफ, अब देखिए रैखिक है मतलब सीधा रेखा होगा, तो ये एक सीधी रेखा होती है, यानी कि सरल रेखा होती है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण सरल रेखा प्रदर्शित करती है। आगे बढ़ते हैं, एक आपका दिया हुआ है 2x 24 में क्या दिया है, x बराबर 5 y बराबर 2, निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल है। तो हल जानने के लिए दोस्तों बस पुट कीजिए, दोनों तरफ का वैल्यू समान हो जाएगा, इधर 7 है तो इधर भी 7 हो जाएगा। देखते रखते हैं। तो ये दोस्तों x की जगह पे 5 और y की जगह पे 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 5 4 9, ये नहीं होगा। दूसरा में भी नहीं होगा, तीसरा में दोस्तों हो जाएगा। देखिए x की जगह 5 लिखेंगे, y की जगह पे 2, तो 5 + 2 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है, बाकी कोई भी सही नहीं है। बोल रहा है 25 नंबर, रैखिक समीकरण 2x + 3y = 12 का एक हल है। तो वही बात है दोस्तों, हल क्या होगा इसका, सेम चीज़ आप लोग का पुट करके देख लेना है कि कौन वाला जब ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, इधर बैठाने से x y का मान इधर 12 आ जाए, कौन वाला सेटिस्फाइड कर रहा है, कमेंट सेक्शन में इसको जरूर बोलेंगे। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, क्योंकि इससे पहले ऐसा सवाल मैं आप लोग एक समझा चुका हूँ। जो भी आप यहाँ तक देखे वो लोग पेशेंस से देख रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं ताकि अच्छा नंबर आए। इसी प्रकार मेहनत करते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा नंबर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा है यदि बिंदु 2,3 इसका द्वारा निरूपित रेखा है तो स्थित है तो k का मान क्या। सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों, x और y की जगह पे 2 3 फुट कर 2 + 3 = k हो जाएगा, मतलब k का 2 + 3 = 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 27 नंबर है, रैखिक समीकरण 2 को दिया हुआ रैखिक समीकरण 4x + 3y + 12 का आलेख x अक्ष किस बिंदु पर छेद करेगा। बोला 4x + 3y = 12 का कोई आलेख है, वो x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो दोस्तों अगर x अक्ष पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वहाँ पर y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y का मान दोस्तों यहाँ पर 0 कर देंगे हम लोग। ठीक है, समझ लीजिए, अगर कहीं भी बिंदु आप लोग ऐसा समझ लीजिए ना, ये x अक्ष है y अक्ष है, x अक्ष पर कोई भी अगर बिंदु होगा तो वहाँ y का मान क्या होगा, 0 होगा ना जी। यहाँ भी y का मान क्या है, अभी अक्ष पर ही y का मान क्या है, 0 है। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे तो मिलेगा ना, इसलिए। तो यहाँ पर बोला है कि तो बस y का मान 0, तो निकाल लीजिए 4 × x = 3 × 0, 0 हो जाएगा बराबर 12। तो x का मान हो जाएगा 4 × 12 यानी कि 3 हो जाएगा। तो 3 और y का मान क्या माने थे, y का मान होगा 0, तो 3,0 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा। 60 डिग्री का पूरक कोण यानी कि 60 डिग्री है, उसका पूरक कोण कितना में से घटा हो जाएगा, 90 में से 60 घटा कर दीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 29 नंबर, वह कोण जो 90 से अधिक या 180 से कम हो कहलाता है।
ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक होती है तथा 180 डिग्री से कम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या बोला है 30 नंबर, उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक हो। ठीक है, जिसका पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री, तो मान लेते हैं इसका पूरक कोण क्या है, एक है x, दूसरा जो निकाला वो है 30 दिया हुआ है। तो उस कोण की माप ज्ञात क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से, तो मान लेते हैं अगर कोई कोण x है तो उसका पूरक कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस x, क्योंकि पूरक कोण दो कोण मिला के 90 डिग्री होता है ना। तो अगर एक कोण उसमें से x हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस x। ठीक है, तो जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है, ठीक है, मान लीजिए x कोई कोण है जो अपना पूरक कोण क्या है उसका 90 माइनस x है, 90 माइनस x का आधा से दोस्तों क्या बोल रहा है 30 डिग्री अधिक है, मतलब 30 यहाँ पर अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाते देखते हैं क्या है। अब देखिए x, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए x है, ठीक है, अब इसको आप लोग ऐसे कर सकते हैं 90 माइनस x और यहाँ प्लस क्या है देखिए 30 डिग्री अधिक है, मतलब 30 जोड़ा गया है तो 2 संग 60 जोड़ सकते हैं यहाँ पर, और बटा में क्या है 2 है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 90 और 60 150 माइनस x और बटा में 2, तो 2x उधर चल जाएगा। ठीक है, 2x यहाँ जो गुणा 2x हो जाएगा और ये x आके 3x हो जाएगा, मतलब आप लोग का 3x बराबर 150 हो जाएगा। ठीक है, 3x बराबर 150 काट दीजिएगा, 3 बजे 15 5 बार में चल जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो 50 डिग्री ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों 31 नंबर भी दिया हुआ है, नीचे दी गई आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इसमें देख लीजिए जो रेखा तो इसमें दिया AOC और BOE, AOC और BOE दिया हुआ है, ये वाला कोण AOC प्लस ये वाला कोण BOE दिया हुआ है। तो आपको कौन वाला निकालना है, आपको निकालना है COE यानी क्या होगा। तो दोस्तों ये वाला कोण जब दिया है 70 डिग्री, ये दोनों मिला कितना दिया है 70 डिग्री, तो ये कोण कितना होगा, ये पूरा कोण होगा 180, तो 180 में इसको और इसको माइनस कर दीजिए, मतलब 170 को माइनस कर दीजिएगा 180 में, तो 110 डिग्री बचेगा, जो कि आंसर नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल हम लोग का क्या है, बोला ये तो हो गया 32 नंबर। नीचे दी आकृति दिया है, पूछा है इस x प्लस वाई का मान क्या होगा। देख के ही दोस्तों बोल सकते हैं हम लोग, देखिए ये पूरा 180 डिग्री होगा, ये 50 हो गया, तो भैया जी दोनों मिला के जब 180 होता है, ये 50 हो गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाए 130 डिग्री। तो ये 130 तो ये भी 130, क्योंकि दोनों एकांतर कोण है, ये समांतर रेखा, ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब ये कोण बराबर ये कोण, और ये कोण 130 तो ये भी 130, तो 130 प्लस 130 कितना हो जाएगा 260 डिग्री। मुंह से ही दोस्तों आप लोग बना दीजिएगा, पेन को पेपर भी नहीं उठाना पड़ेगा, जो आप लोग अच्छा समझ जाइएगा। तो नेक्स्ट, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं, कोई भी त्रिभुज में दोस्तों अधिक से अधिक सिर्फ और सिर्फ, कम और कम जो भी बोलना है, सिर्फ एक ही समकोण होगा, उससे ज़्यादा समकोण कभी ना हुआ है ना हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज दिया है AB बराबर QR, BC बराबर PR और CA बराबर PQ, तो क्या बोला है क्या होगा, तो इसको आप बस ऐसे नाम में लिख लीजिए ABC समरूप QR क्या है P, तो ABC हो जाए QRP हो जाएगा, कहीं दिख रहा है ABC और QRP, एक मिनट, AB है तो ABC समरूप QRP कहीं नहीं दिख रहा ना। चलिए CBA को देख लेते हैं, CBA ले लीजिए, अगर PQR लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए PQ और R लेते हैं तो क्या होगा CA और B हो जाएगा, मतलब PQR तो CAB। तो यहाँ तो दोस्तों हमको तो लग रहा है इनमें से कोई नहीं हो रहा है, ABC ये ठीक हो गया, ABC तो QRP नहीं होना, BAC, अब BAC लिख के देख लेते हैं, BAC दोस्तों होगा तो BAC होगा तो QRP हो जाएगा, BAC यानी कि QRP कहीं भी दोस्तों नहीं है। तो मेरे अनुसार दोस्तों लग रहा है कि इसका C आंसर सही होगा, आप लोग कमेंट में बोलिएगा जरूर कि कहीं पे अगर मुझसे गलती हुआ होगा तो। 36 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज के सर्वांग क्षमता की कसौटी नहीं है दोस्तों, तो इसमें S है दोस्तों, सर्वांग क्षमता कसौटी नहीं है। बाकी S भी होता है, साइड एंगल साइड, ये एंगल साइड एंगल, ये साइड होता है सभी।
दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि उनके त्रिभुज के दोनों कोणों के युग्म बराबर हो तथा वो त्रिभुज जिस पर दोनों कोण बन रहे हैं बराबर हो तो किस प्रकार का सर्वांगसम बोला। दो त्रिभुज सर्वांगसम हो यदि त्रिभुज के दोनों कोणों के युग्म बराबर हो, ठीक है, और जिस पर दोनों कोण बन रहे हैं बराबर हो, ठीक है, तथा वह भुजा जिस पर दोनों कोण बन रहा हो, हाँ वो भी। तो दोस्तों ये यहाँ ASA वाला बन रहा है पार्ट, ठीक है, ASA वाला पार्ट यहाँ पर बन रहा है, आप लोग देख सकते हैं। सर्वांगसमता नियम बन रहा है ASA वाला इस तरीके से कि ये कोण बराबर है और ये वाला भुजा बराबर है, मतलब ASA, दो कोण बराबर ASA हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं संभावित त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का होता है, ए नंबर सही हो जाएगा यहाँ पर। 39 नंबर क्या है दोस्तों, देख लीजिए, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं और तीनों भुजा तो तीनों SSS साइड 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 नियम से हो जाएगा सर्वांगसम। अगला और अंतिम सवाल आप लोग दिया हुए फिगर में बोला BOC त्रिभुज AOD के सर्वांगसम के किस नियम से सर्वांगसम है, तो कौन नियम से है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। ये वाला त्रिभुज कौन कौन लेता है, BOC ले रहे हैं ना, BOC और AOD। तो BOC में क्या है, ये भुजा बराबर है, ठीक है, ये 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, मतलब RHS हो जाएगा क्या, राइट एंगल, एक कोण समकोण और कोई भी एक भुजा और एक हाइपोटेनस बराबर हो जाएगा, मतलब ये RHS सर्वांगसमता नियम से हो जाएगा, समकोण है इसलिए। तो इस प्रकार दोस्तों क्लास 9th का आप लोग का सारा सेट खत्म होता है। दोस्तों प्लीज़ आपके जितने सारे दोस्त हैं, जितने सारे ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, स्कूल ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जितने सारे दोस्तों ग्रुप है, हर एक जगह पे शेयर कर दीजिए क्लास 9 के विद्यार्थियों को, ताकि सभी को पता चले और सभी का हेल्प हो सके, क्योंकि इससे दोस्तों एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएगा। और दोस्तों ये बताने वाला आप लोग को बार बार कोई नहीं होगा, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इसलिए समझ के दोस्तों पढ़ लीजिए ताकि एग्जाम में आप लोग को हेल्प हो। चलिए दोस्तों अभी इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।